दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विशाल की है, जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूं। मुझे हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग में बस ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए आज लगभग 12 साल हो चुके हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये उस वक्त की है जब मैं नया ही बस ड्राइवर बना था और जिस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी उस एरिया के रास्तों के बारे में और उन जगहों के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। दरअसल जब वो घटना मेरे साथ हुई उस वक्त बारिश के दिनों का मौसम था और मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई थी। मुझे रात को 8 बजे अपनी बस को स्टार्ट करके उसे सुबह 8 बजे तक उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता था। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी तो उस वक्त पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के मौसम के बीच ही मुझे रात को अपनी बस को उन हिमाचल की सुनसान और घुमावदार सड़कों पर चलाना पड़ता था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दिन की तुलना में लोग रात के समय काफी कम ट्रैवलिंग करते हैं और इसी वजह से मेरी बस में काफी कम सवारियां हुआ करती थीं। और रात के वक्त जो भी सवारियां बस में बैठी थीं वो लगभग रात के 1-2 बजे तक अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतर जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे बस को खाली ही चलाना पड़ता था। उस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मेरी बस में सवारियां भी काफी कम थीं। अब उन कम सवारियों को लेकर ही मैं अपनी बस को चलाए जा रहा था। तभी मुझे आगे आने वाले गांव के बस स्टैंड पर अपनी बस को कुछ समय के लिए रोकना था, क्योंकि उस बस स्टैंड से मेरी बस का जो कंडक्टर था उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी और उसकी जगह कोई दूसरा बस कंडक्टर आने वाला था, या मैं यूं कहूं कि आने वाली थी। दरअसल अगले स्टैंड से जो लड़की बस कंडक्टर की ड्यूटी संभालने वाली थी उसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और अपनी शादी की वजह से वह काफी दिनों से लंबी छुट्टी पर चल रही थी और आज पहली बार वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आई थी। इसके बारे में मुझे पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इससे पहले भी मैं उस लड़की के साथ 3-4 महीने तक काम कर चुका था। उसका नाम प्रियंका था और वह बोलचाल में काफी अच्छी थी। रात के वक्त उससे बातें करते करते सफर कब कट जाता था इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस दिन जब प्रियंका ने उस बस स्टैंड से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया तो उसके बस में चढ़ने के बाद मुझे उसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे से एक बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था और वो बस में बैठी सवारियों पर भी काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। मैंने उसके बर्ताव को देखकर सोचा कि शायद घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसकी वजह से प्रियंका का स्वभाव आज थोड़ा उखड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैंने बस चलाते हुए जब अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और उस वक्त तक बस की लगभग सभी सवारियां भी बस से उतर चुकी थीं। अब बस में सिर्फ कुछ 2-4 सवारियां ही बैठी थीं। लेकिन आज मुझे अजीब बात यह लगी कि प्रियंका भी उन सवारियों के साथ पीछे बस में ही बैठी हुई है और उसने अब भी बहुत लंबा घूंघट निकाल रखा है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। बस में बैठी सवारियों की टिकट बनाते ही प्रियंका मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाया करती थी और फिर हम लोग गप्पे लगाते हुए अपने सफर को तय करते थे। लेकिन उस दिन वह मेरे पास केबिन में नहीं आई थी, वह बस में पीछे की तरफ ही बैठी हुई थी। तभी मैंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मैं बस चला रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद जो बस में 2-4 सवारियां भी बैठी थीं वो भी उतर चुकी थी। उस दिन बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से हमें सवारियां भी नहीं मिल रही थीं, जिसकी वजह से अब बस बिल्कुल खाली थी। लेकिन मुझे तो तय समय पर बस को उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता है, चाहे उसमें कोई सवारी बैठे या ना बैठे। उस दिन मैंने सोचा कि शायद आगे आने वाले कुछ गांवों से सवारियां मिल जाएंगी। यही सोचकर मैं बस को चला रहा था। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। लेकिन तभी अचानक प्रियंका मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाती है। उसने अब भी लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। तभी मैंने उससे कहा कि अरे प्रियंका, कैसी हो तुम? और आज तुमने इतना लंबा ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? यहाँ थोड़ी कोई तुम्हारा ससुराल है जो तुमने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा है?
लेकिन इस पर वो मुझे कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद मैं उसे फिर से पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप क्यों हो। तभी वह बिना घूंघट ऊपर उठाए ही मुझसे कहती है कि तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझसे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी इस बात का मुझे थोड़ा बुरा लगा और अब उससे बिना बोले ही मैं बस चल रहा था। लेकिन आज उसकी आवाज कुछ बदली बदली सी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका गला पूरी तरीके से बैठा हुआ हो। वह बहुत ही अजीब और खसराई हुई आवाज में बोल रही थी। तभी पता नहीं थोड़ी देर बाद ही मुझे फिर से क्या खुजली हुई कि मैंने उसे फिर से कहा कि अरे प्रियंका, शादी की मिठाई नहीं लेकर आई क्या। तभी उसने फिर से उस अजीब सी आवाज में मुझसे कहा कि लाई हूं ना, क्या तुम वह खाओगे जो मैं लेकर आई हूं। तभी मैंने उससे कहा कि अरे क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओगी तो मैं जरूर खाऊंगा। मेरे इतना कहते ही उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने जो अपने बैग से मुझे खाने के लिए दिया, उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। तभी मैं उससे कहता हूं कि अरे प्रियंका, ये कैसा मजाक है और ये तुम्हें कहाँ मिला, और ऐसी चीजों को तुम अपने पास क्यों रखती हो। इतनी रात को भला ऐसे कोई मजाक करता है क्या। दरअसल उसने अपने बैग से एक इंसान के कंकाल की मुंडी निकालकर मेरे सामने रख दी थी, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अभी उसको मैं ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वो मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो तुमको दूंगी वह तुम खाओगे, तो अब इसे तुम्हें खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं उससे कहता हूं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, भला कोई इंसान की हड्डियां कैसे खा सकता है। तो वो मुझसे कहती है कि अगर मैं खा सकती हूं तो तुम क्यों नहीं खा सकते, और अगर तुम नहीं खा सकते हो तो आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी और मेरे साथ चलकर तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे, और उसके बाद तुम आसानी से इंसानी हड्डियों को खा लोगे। तभी मैं उससे कहता हूं कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है। लगता है इतने दिन घर पर छुट्टी काट कर आने की वजह से तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अभी मैं उससे ये सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने वह लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। मेरे इतना कहने पर वह अचानक से मुझे एक अजीब सी भारी आवाज में रहती है कि दिमाग मेरा नहीं बल्कि तेरा सटिया गया है, जो तू मेरे सामने इतना ज्यादा बोल रहा है, वरना किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने एक शब्द भी बोल पाए। तभी मैं उसकी इस बात को थोड़ा मजाक में ले लेता हूं और उससे कहता हूं कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं पाता, मैं तो आसानी से बोल पा रहा हूं। मेरी ये बात सुनकर वह मुझसे कहती है कि अब तू ज्यादा बोल नहीं पाएगा, और मुझसे इतना कहकर वह जोर जोर से एक अजीब तरीके की आवाज में हंसने लगती है। और उसके बाद उसने अचानक से अपने सिर के ऊपर से वह अपना दुपट्टे से निकाला हुआ घूंघट हटा दिया। उसके द्वारा घूंघट हटाते ही जैसे ही मेरी नजर उसके ऊपर गई तो उसकी तरफ देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उस वक्त मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि यह मेरे सामने क्या बैठा है, और अगर इसकी यह हालत है तो फिर यह बोल कैसे पा रही है। इसके साथ ही अचानक से मेरे पूरे शरीर से डर के मारे पसीना निकलने लगता है और मेरे हाथ पैर कंपन करने लगते हैं। दरअसल जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया तो मैंने देखा कि उसका सर ही नहीं है, उसका सिर्फ शरीर का धड़ ही मेरे सामने बैठा है। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी कटी हुई गर्दन से अब लगातार खून बहने लगा था, जिसकी वजह से मेरी बस के पूरी केबिन में चारों तरफ खून ही खून हो गया था। अब यह देखकर मैं समझ गया था कि यह प्रियंका नहीं है, बल्कि प्रियंका का रूप लेकर कोई भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा या छलावा है। इसके चंगुल में आज मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूं और आज मेरा जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अब मैं मेरे मुंह से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और जब मैंने एक नजर सामने की तरफ दौड़ाई तो जिस रास्ते पर मैं बस चला रहा था वह भी आज वो रास्ता नहीं था जिस पर मैं रोजाना बस लेकर जाता हूं। पता नहीं उससे बातें करते वक्त मैं रास्ता भटक गया था और अब मैं किसी अजीब से और सुनसान रास्ते पर था, जहां मुझे चारों तरफ घने अंधेरे और रास्ते के दोनों तरफ उस वीरान जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में बस कहीं पर जाकर ठुक जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरे हिलाने पर भी मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। बस अब धीरे धीरे लुढ़कते हुए उस रास्ते पर आगे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक वह सिर कटी हुई औरत मुझसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो डर गए,
लेकिन उसकी तरफ देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका मुंह नहीं है तो फिर आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद वह औरत उस मुंडी को उठाकर मुझसे कहती है कि अब तो तुम्हें इसको खाना ही पड़ेगा, और अगर तुम इसको नहीं खा सकते तो मैं जल्द ही तुमको इसे खाने के लायक बना दूंगी। मुझे इतना कहकर वह औरत उस मुंडी को अपनी कटी हुई गर्दन के ऊपर रखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब जैसे ही उसके अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी तो वह मुंडी अपने आप ही हिल रही थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जान आ गई हो। अब वह मुंडी अपने आप ही इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई इंसान अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा कर देखता है, ठीक वैसे ही वह मुंडी भी इधर से उधर घूम रही थी। अभी मैं उसकी तरफ एकटक देख ही रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे कानों में एक जोर का धमाका सुनाई देता है। उस धमाके के साथ ही मेरे शरीर में एक जोर का झटका सा लगता है और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं उस सुनसान वीरान रास्ते की उस सड़क पर पड़ा हुआ हूँ और मेरी जो बस है वह मेरी आंखों के सामने ही एक पेड़ के पास खड़ी है। और जब मैंने थोड़ा अपनी गर्दन को ऊपर करके देखा तो मेरे पैरों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे घसीट कर बस से यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि वहां पर पूरी सड़क पर खून लगा हुआ था और वह खून मेरे कपड़ों पर भी लगा हुआ था, जिसको देखकर मैं समझ गया था कि बस के केबिन से मुझे यहाँ तक घसीट कर लाया गया है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो सर कटी औरत ही मुझे यहाँ तक घसीट कर लाई है तो उसने अब तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ रखा है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बस के पीछे से वह सिर कटी हुई औरत निकल कर आती है और इस बार उसने अपने हाथ में कुछ कुल्हाड़ी के जैसा ले रखा था, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि अब यह औरत इस कुल्हाड़ी से शायद मुझे मार डालेगी। तभी मैं डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों के बल सड़क पर पड़े पड़े ही पीछे की तरफ खिसकने लगता हूं। अब जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ खिसक रहा था तो वह औरत एक अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। मैं उससे यह कहना तो चाहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब जिस रास्ते पर पड़ा मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था, उस रास्ते के एक तरफ बड़ी सी पहाड़ी और एक तरफ बहुत ही गहरी खाई थी और वह रास्ता उस पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था। उस वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था कि यह मेरे जीवन का आखिरी पल है और उस वक्त मैं अपने मन ही मन में भगवान को याद करने लगता हूँ कि हे भगवान, अगर तू सच में इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखता है तो आज मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बचा ले। अभी मैं भगवान को याद करते हुए अपने दोनों हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक ही रहा था कि तभी अचानक उस पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर खिसक कर नीचे लुढ़कने लगता है और अब वह पत्थर बहुत ही तेज गति से नीचे की तरफ गिर रहा था। तभी मैंने सोचा कि अगर आज यह औरत मुझे नहीं मारेगी तो मैं तो वैसे भी इस पत्थर के नीचे दबकर मर जाऊंगा। मेरा मरना तो आज तय है, चाहे यह सिर कट्टी हुई औरत मुझे मारे या फिर इस पत्थर की चपेट में आकर मैं मरूं। अब यही सोचकर मैंने अपने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी और अब मैंने अपने आप को बचाने की भी सारी कोशिशें छोड़ दी थी। तभी वह लुढ़कता हुआ पत्थर बहुत तेज गति से नीचे आता है और वह एक बार तो वहां पर खड़ी उस बस की छत के ऊपर गिरता है और फिर उस सिर कटी हुई औरत को टक्कर मारते हुए उस खाई में गिर जाता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत वहां से गायब कैसे हुई। क्या वह उस पत्थर की टक्कर से उस खाई में गिर गई है या फिर उस पत्थर की टक्कर लगने से पहले ही वहां से गायब हो गई है। अभी मैं उस सड़क पर पड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है और अब वह मुझे बड़ी ही जोर से उस सड़क से पीछे खाई की ओर घसीट रहा था। अभी मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मैं धड़ाम से उस खाई में गिर जाता हूं। लेकिन उस खाई में गिरते वक्त मेरी नजर एक बार उस बस की तरफ चली गई और जब मेरी नजर उस बस की तरफ गई तो मैंने देखा कि वह सर कटी हुई औरत अभी भी उस बस के बगल में ही खड़ी थी। पर अगर वह औरत उस वक्त भी उस बस के पास ही खड़ी थी तो फिर मुझे घसीटकर उस खाई में किसने गिराया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही मैं उस खाई में गिरता हूं तो मैं बेहोश हो जाता हूं, लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे यह एहसास हो गया था
कि मैं उस खाई में किसी पानी में गिरा हूं, जैसे कि उस खाई में कोई नदी बह रही हो और मैं उस नदी में गिर गया हूं। मुझे ठीक ऐसा ही एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उससे आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में लेटा हुआ था और उस वक्त मुझे मेरे कानों में भेड़ों के मिनमियाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर एक आदमी आता है और वह मुझसे आकर कहता है कि अरे उस्ताद, आप लेटे रहिए, आप अभी उठने की स्थिति में नहीं है। तभी मैं उससे पूछता हूं कि तुम कौन हो और मैं यहां पर कैसे आया। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि उस्ताद, मैं तो एक चरवाहा हूं जो इन हिमाचल की पहाड़ियों में अपनी भेड़ों को चराने का काम करता हूं। लेकिन मैं आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप हमारे गांव से जो रोजाना बस गुजरती है उसके ड्राइवर हो। मैंने पहले भी आपको कई बार देखा है, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ उस बस में सफर कर चुका हूं। लेकिन मैं उस आदमी से कहता हूं कि मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि रोजाना बस में कई सवारियां बैठती और उतरती हैं। अब मुझे हर किसी का चेहरा याद नहीं रहता। तब वह आदमी मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं उस्ताद। फिर वह आदमी मुझसे पूछता है कि आप मुझे यह बताइए कि आप उस खाई में कैसे गिरे, क्या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? तब मैंने उस आदमी को मेरे साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप इसे कोई भगवान का करिश्मा ही मानो जो कल रात आपकी जान बच गई, वरना मैंने सुना है कि उस पहाड़ी वाले रास्ते पर एक छलावा रहता है जो अलग अलग रूप बदलकर लोगों को पहले तो रास्ता भटकाता है और फिर उन्हें किसी सुनसान रास्ते पर ले जाकर मार देता है। इसी वजह से हम चरवाहे लोग भी कभी भी उस रास्ते की तरफ अपनी भेड़ों को लेकर नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो शाम होने से पहले पहले ही अपने घर की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि रात के वक्त उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी मैंने उस चरवाहे से पूछा कि आखिर तुमने मेरी जान कैसे बचाई और मैं तुम्हें कहाँ मिला? तो उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि उस्ताद, मैं तो अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए उस नदी की तरफ लेकर गया था, पर तभी आप मुझे उस नदी के पानी में बहते हुए नजर आए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई मर गया है और यह उसी की लाश है, पर जब मैंने आपको पानी से बाहर निकाला तो आपका चेहरा देखकर मैं आपको पहचान गया था कि यह तो वही उस्ताद है जो अपने गांव में चलने वाली बस के ड्राइवर हैं। उसके बाद मैं आपको कल रात ही अपने घर लेकर आ गया था, पर उस वक्त से लेकर अब तक आप बेहोशी की हालत में ही थे। वो तो अच्छा हुआ कि आपको होश आ गया, वरना मैं तो अभी पुलिस में जाकर आपकी रिपोर्ट कराने ही वाला था। फिर मैंने उस चरवाहे को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी मैंने मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए एक बार मेरा फोन निकालकर जो मेरे साथ कंडक्टर थी, जिसका नाम प्रियंका था और जिसका रूप लेकर आज वह छलावा मेरी बस में बैठा था, उसको फोन करना चाहा। लेकिन जब मैंने फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ दिया तो मेरी जेब में मेरा फोन नहीं था। तभी मैंने सोचा कि शायद वह नदी में गिरते वक्त कहीं पर गिर गया होगा। और उसके कुछ दिन बाद जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उन दिनों प्रियंका ने कुछ दिनों की छुट्टी और ले ली थी और वह तो अब तक भी वापस ड्यूटी पर नहीं आई है। लेकिन मुझे आज तक भी एक बात समझ नहीं आई कि उस खाई से नदी में गिरते वक्त जब मैंने देखा था तो वह छलावा वहीं पर बस के बगल में खड़ा था। तो अगर वह उस बस के बगल में खड़ा था तो फिर मुझे पीछे घसीटकर खाई में किसने गिराया? आखिर वह कौन था जिसने अपने दोनों हाथों से मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे घसीटकर उस खाई में गिरा दिया था? यह बात मुझे आज तक भी समझ में नहीं आई है। आप लोगों को क्या लगता है कि वह कौन होगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।